दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में लाखों मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ 10% लोग कामयाब हुए, जबकि 90% लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। परदेश ने उनकी जवानी को तबाह कर दिया, उनके बच्चे आवारा हो गए, उनकी बेगमात को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब ये परदेसी वापस लौटते हैं तो ये लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। कफीलों ने ज़हनी तौर पर इनको मफलूज कर दिया। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जो रोजी रोटी कमाने की खातिर सऊदी अरब गया, मगर कफील ने उस पर ऐसे जुल्म किए जिसे सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके आगे इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है। इन्हें पैसे की इस कदर हवस होती है, वो लोगों को अपना गुलाम समझते हैं। ये आदमी जब सऊदी अरब से वापस आया तो इसकी क्या हालत थी। इस परदेसी की हालत को देखकर किस तरह इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इस आदमी को किन चीजों का सामना करना पड़ा, इसकी ये हालत कैसे हुई, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आसफ, जिसका ताल्लुक हरीपुर से था, ये हालात से तंग आकर बच्चों की अच्छी तालीम के लिए रोजी रोटी कमाने की खातिर सऊदी अरब गया। ये सन 2011 का वाक़या है जब आसफ ने जद्दा की सरजमीन पर कदम रखा। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ना इसके लिए इंतहाई मुश्किल था। दोस्तों, जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो फिंगरप्रिंट के दौरान उसके साथ इंतहाई नामुनासिब रवैये से बात की गई। वहां पर मौजूद अमले की बातों से वो इंतहाई परेशान हुआ। कई बार उसे हाथ धोने का कहा गया क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट शो नहीं हो रहे थे। अरबों के तलख रवैये से सब कुछ पता चल रहा था। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके उसके फिंगरप्रिंट लगे। जब वो जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसका ख्याल था एक बड़ी सी गाड़ी उसका इंतजार कर रही होगी, मगर उसे एयरपोर्ट से वसूल करने के लिए कोई ना आया। चनाचे वो 4 घंटे तक इंतजार करता रहा। आखिरकार कंपनी की एक गाड़ी आई, वो उसमें बैठा, जबकि गाड़ी जद्दा के मुख्तलिफ रोड को क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की जानब रवाना थी। वो इंतहाई उदास था। उसने जिंदगी में अपने बच्चों के बगैर एक पल भी ना गुजारा। उसने जद्दा की सड़कों पर परदेसियों को देखा, कोई काम से वापस आ रहा था तो कोई सब्जी रोटी उठाकर चल रहा था। आसफ गाड़ी में बैठकर सोच रहा था न जाने उसके 2 साल किस तरह गुजरेंगे। इतने में गाड़ी एक जगह रुकी। सूडानी ड्राइवर ने उसे इशारे से सामान को उतारने का कहा। इसके बाद वो मोहम्मद आसफ को एक बड़े घर में ले गया जिसके गिर्द बेशुमार कमरे मौजूद थे। हर कमरे के आगे बदबूदार जूते और कपड़े लटके हुए थे। उस घर के सहन में बदबूदार पानी खड़ा था। ड्राइवर ने एक कमरे की जानब इशारा करते हुए कहा, तुम इस कमरे में रहोगे। वो कमरा बंगाली लोगों का था जिसके अंदर तंबाकू और गंदे कपड़ों की स्मेल आ रही थी। वो कपड़े को नाक पर रखकर अंदर दाखिल हुआ। उसने कमरे में सामान को एक जगह रखा। इतने में उसके लिए खाना भी आ गया। आसफ ने खाना खाया, फिर चारपाई पर जाकर लेट गया। सफर के दौरान वो इस कदर थक चुका था कि वो स्मेल में पूरी रात सोता रहा, मगर उसे कमरे में मौजूद किसी भी चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी। अगले दिन ड्राइवर उसे हेड ऑफिस ले गया। चनाचे आसिफ को एक साइड पर काम करने के लिए भेज दिया गया। वो पाकिस्तान से इलेक्ट्रीशियन के वीजे पर सऊदी अरब आया था, मगर वहां पर उसे ब्लॉक उठाने का काम लिया जाने लगा। चनाचे आसफ ने काम करने से इनकार कर दिया। फोरमैन ने उसे हेड ऑफिस भेज दिया। वहां पर कफील भी मौजूद था। आसफ ने कफील से सीधी सीधी बात की जो वहां पर मौजूद एक इंडियन ने ट्रांसलेट करके बताई कि ये कहता है अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रीशियन का काम है तो मैं करूंगा, वरना मुझे वापस भेज दिया जाए। कफील उसे कहने लगा, इसे बताओ अभी इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं है, लिहाजा इसे यही काम करना पड़ेगा। वहां पर मोहम्मद आसफ और कफील के दौरान तकरार बढ़ने लगी। मोहम्मद आसफ ने काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया।
उसने कहा इसे अभी के अभी टिकट देकर वापस भेजा जाए। इसी दौरान कफील को गुस्सा आया। उसने आसिफ के चेहरे पर एक थप्पड़ लगाया। इसके बाद ड्राइवर को कहा इसे मेरे फलां मजरे पर छोड़ कर आओ, ये वहां पर काम करेगा, इसकी अकल ठिकाने आएगी। चनाचे मोहम्मद आसिफ को जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर रब्बुल खाली के नजदीक एक मजरे पर छोड़ दिया गया। वहां पर दूर दूर तक सहरा ही सहरा दिखाई दे रहा था। अब आसिफ मजरे पर कफील की बकरियां चराने लगा। वो दिन रात अपने बच्चों को याद करके दिन भर रोता रहता। उसे 2 महीने हो गए अपने बच्चों से बात किए हुए। पाकिस्तान में उसकी बीवी और बच्चे भी परेशान थे कि बाबा ना जाने किस हालत में होंगे। मोहम्मद आसिफ को सहरा में रहते हुए 1 साल हो गया। मुसलसल 1 साल तक रोने से उसका ज़हनी तवाज़ुन खो गया। उसने कभी रोना शुरू कर दिया तो कभी मुस्कुराना शुरू कर दिया। चनाचे ये बात कफील तक पहुंची। उसने मोहम्मद आसिफ को अस्पताल में दाखिल करवाने का कहा, मगर अस्पताल में भी उसे कोई अफाका न हुआ। चनाचे 1 साल के बाद उसे जहाज की टिकट देकर एयरपोर्ट के अमल से साज़बाज़ करके उसे जहाज में बिठा दिया गया। इसके बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उसे कुछ पता नहीं चल रहा था उसने कहां जाना है। चनाचे वो लाहौर की गलियों में घूमने लगा। लोग उसे बचा हुआ खाना दे देते। इस तरह मुसलसल 1 साल और गुजर गया। एक दिन आसिफ के गांव का एक आदमी जो लाहौर में काम करता था, उसने आसिफ को पहचान लिया। इसने आसिफ की बीवी, बच्चों और भाइयों को इतला दी, जो लाहौर पहुंचे। मोहम्मद आसिफ की हालत को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। चनाचे उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई महीने उसका इलाज जारी रहा। अब मोहम्मद आसिफ कभी ठीक हो जाता है, कभी वो समझदार बातें करता है तो कभी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। ख़वातीनो हज़रात, परदेसियों की जिंदगी इस तरह की होती है। इनके लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम परदेसियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ख़वातीनो हज़रात, परदेसियों की जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी हैं। इन्हें परदेश में रहकर न सिर्फ कमाना पड़ता है, बल्कि इन्हें तमाम काम भी खुद करना पड़ते हैं। एक तरफ इन्हें अकामे की और कफील की परेशानी, दूसरी तरफ अगर दिहाड़ी ना लगे इन्हें सारी रात नींद नहीं आती। मोहम्मद आसिफ जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कई परदेसियों की दूसरे ममालिक से मैयतें आती हैं। सारी उम्र का परदेश, बीवी बच्चों से जुदाई, ये किसी ज़हनी अजियत से कम नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खालिक़े कायनात तमाम परदेसियों को सलामत रखे। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स